स्वागत है बेटा ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मोहन किरार। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के पड़ोसी देशों के संबंध की। और भारत के पड़ोसी देशों के संबंधों में हमने सबसे पहले पढ़ा था भारत और पाकिस्तान, उसके बाद भारत और चीन, और आज जो हमारा इंटरेस्टेड टॉपिक है वो है भारत और नेपाल। एकमात्र हिंदू राज्य है नेपाल। समझ रहे हो कि नेपाल एकमात्र हिंदूवादी राज्य है, अन्यथा पूरे विश्व में एक भी राज्य नहीं है। तो देखिए भारत नेपाल संबंध। भारत नेपाल संबंध। नेपाल भारत का पड़ोसी देश। तो भारत और चीन के बीच स्थित यह पड़ोसी देश। तो देखिए आज जिस क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है, ध्यान देना, आज जिस क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है उसकी ऐतिहासिक पहचान हिंदुस्तान के रूप में ही रही है। कि आज जिस क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है उसकी ऐतिहासिक पहचान हिंदुस्तान के रूप में ही रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक अविभाजित राज्य थे। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तीनों 1947 तक अविभाजित राज्य थे। 1947 में भारत और पाकिस्तान का क्या हो गया? विभाजन हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे। 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अलग अलग हो गए। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक एक अविभाजित राज्य थे जिसकी आजादी के लिए इन्होंने एक संयुक्त लड़ाई लड़ी थी। किन किन ने? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ने, तीनों ने ही आजादी के लिए संयुक्त लड़ाई लड़ी थी। अब बात करते हैं हम नेपाल की। तो बेटा नेपाल हिमालयों की पहाड़ी में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। नेपाल हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ, पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। कौन सा? नेपाल। क्योंकि नेपाल जाने के लिए हमें ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती। तो नेपाल हिमालय की पहाड़ियों में, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो नेपाल में ही स्थित है। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट चोटी का आपने नाम सुना होगा। 8848 मीटर जिसकी लंबाई है वो भी बेटा नेपाल में स्थित है। तो देखिए नेपाल हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। भारत व चीन के बीच नेपाल एक बफर स्टेट है। भारत व चीन के बीच नेपाल एक बफर स्टेट है, अर्थात दो चट्टानों के बीच एक खिलता हुआ कमल है नेपाल देश। तो दो चट्टानें कौन कौन सी हैं? पहली चीन है, दूसरी भारत है, और इन दो चट्टानों के बीच खिला हुआ देश कौन सा है? नेपाल। तो नेपाल हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। वह भारत व चीन के मध्य एक बफर स्टेट है। ठीक है ना। तो देखिए बफर स्टेट जो बताया गया है नेपाल को, वो इस आधार पर बताया गया है कि भारत नेपाल की सीमा भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार से लगती है। दोनों देशों की भाषा और धर्म में समानता है। नेपाल एकमात्र ऐसा विदेशी राष्ट्र है जिसके नागरिक भारतीय सेना में भर्ती किए जाते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल भारतीय, ठीक है ना, कि जिस क्षेत्र को दक्षिण एशिया कहा जाता है उसकी ऐतिहासिक पहचान हिंदुस्तान के रूप में रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 तक
एक अविभाजित राज्य थे। नेपाल हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। भारत व चीन के मध्य एक बफर स्टेट है। भारत व चीन के मध्य क्या है? नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि नेपाल, समझ रहे हो कि दो चट्टानों के बीच खिलता हुआ एक कमल है, कमल का फूल है, वो है नेपाल। दो चट्टानें हैं, चीन और भारत। तो आगे देखिए, वर्तमान में यहां नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है? वर्तमान में यहां धर्मनिरपेक्ष, यह विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य था। आगे देखिए कि नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य है। नेपाल विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य है। नेपाल क्या है? विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य है। ठीक है ना। वर्तमान में यहां जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली है। तो नेपाल में कौन सी शासन प्रणाली है वर्तमान में? वर्तमान में धर्मनिरपेक्ष जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली है। कहां है बेटा? भारत में। ठीक है ना। तो देखिए नेपाल, आधुनिक नेपाल के निर्माता कौन है? पृथ्वी नारायण शाह। आगे ध्यान देना कि आधुनिक नेपाल के निर्माता, आधुनिक नेपाल के निर्माता पृथ्वी नारायण शाह। ध्यान रखना कि आधुनिक नेपाल के निर्माता कौन है? पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के लिए कहा था कि यह देश दो चट्टानों के बीच खिलता हुआ एक कमल का फूल है और उत्तर में भारत की, ठीक है ना, सुरक्षा की एक बड़ी सीमा नेपाल की सीमा पर निर्भर करती है। पंडित नेहरू ने 17 मार्च 1950 को कहा था। पंडित नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 17 मार्च 1950 को कहा था कि नेपाल पर किए जाने वाले आक्रमण को भारत किसी भी प्रकार सहन नहीं किया करेगा। और इसी पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि नेपाल पर जो हमला होगा वो भारत पर हमला होगा, नेपाल की शांति पर जो हमला होगा भारत की शांति पर हमला होगा। नेपाल पर कोई भी संभावित आक्रमण निश्चित रूप से भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा और यह भारतीय क्या नहीं करेगा? सहन नहीं करेगा। ठीक है ना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कब? 1956 में नेपाल की यात्रा के दौरान कि नेपाल के शत्रु हमारे शत्रु और नेपाल के मित्र हमारे मित्र होंगे। किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और नेपाल की असली शक्ति राणा वंश के हाथों में थी। बेटा किसके हाथों में थी नेपाल की असली शक्ति? राणा वंश के हाथों में थी। कि नेपाल की जो असली शक्ति थी वो राणा वंश के हाथों में थी। किसके हाथों में थी स्टूडेंट? राणा वंश का शादी ब्याह का रिश्ता भारतीय रजवाड़ों के साथ था। देखिए इंपॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि नेपाल की सारी शक्ति किसके हाथों में थी? राणा वंश के हाथों में थी। और राणा वंश का शादी ब्याह का जो रिश्ता है, कहा जाता है कि नेपाल के साथ भारत का रोटी और बेटी का रिश्ता भी है। अर्थात नेपाल के लोग भारत में शादी करते हैं, भारतीय लोग नेपाल में शादी करते हैं। तो राणा वंश के हाथों में नेपाल की शक्ति थी और राणा वंश का भारतीय रजवाड़ों के साथ शादी ब्याह का रिश्ता था। अर्थात भारतीय रजवाड़ों में इनके शादी ब्याह के रिश्ते होते रहते थे। अर्थात नेपाल के साथ क्या है बेटा? रोटी और बेटी का रिश्ता है। आगे देखिए, भारत नेपाल सीमा जुड़ाव। तो भारत नेपाल सीमा जुड़ाव की अगर हम बात करें तो देखिए स्टूडेंट कि भारत और नेपाल का जो सीमा जुड़ाव है, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा है, उत्तर प्रदेश और बिहार की जो सीमा है किसके साथ लगती है? नेपाल के साथ। शाबाश। देखिए हम बात कर रहे हैं भारत नेपाल सीमा जुड़ाव की। तो भारत और नेपाल के साथ भारत के कुछ राज्यों की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की। यूपी और बिहार की जो भाषा है वो भाषा नेपालियों की भाषा के जैसी है।
अर्थात नेपालियों की जो भाषा है वो भारतीयों की जैसी भाषा की जैसी होती है। तो ध्यान देना कि भारत नेपाल की सीमा भारत के यूपी और बिहार से लगती है। नेपाल की सीमा यूपी और बिहार से लगती है। किससे लगती है? यूपी और बिहार से। आगे देखिए बेटा कि और दोनों देशों की भाषा और धर्म में समानता है। नेपाल और भारत की भाषा और धर्म में क्या मिलेगी आपको? समानता मिलेगी। नेपाल और भारत के धर्म में आपको क्या मिलेगी? समानता मिलेगी। नेपाल एकमात्र ऐसा विदेशी राष्ट्र है जिसके नागरिक भारतीय सेना में भर्ती किए जाते हैं। नेपाल एकमात्र ऐसा विदेशी राष्ट्र है जिसके नागरिक भारतीय सेना में भर्ती किए जाते हैं। ध्यान रख लेना आप लोग कि नेपाल और भारत की भाषा एक समान है, समानता पाई जाती है दोनों देशों में। स्वतंत्रता से पहले ही भारत के साथ नेपाल के घनिष्ठ और आत्मीय संबंध रहे हैं, इसलिए यह ब्रिटिश काल में भारत का रक्षित राज्य था जो सहर्ष वैदेशिक संबंधों और प्रतिरक्षा के क्षेत्र से बाहर सरकार की सलाह और स्वेच्छा को स्वीकार करता था। 30 जुलाई 1950 को दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। 30 जुलाई 1950 को नेपाल और भारत के साथ एक ऐतिहासिक संधि हुई। तो नेपाल और भारत के बीच एक ऐतिहासिक संधि हुई। वो कब हुई थी? 30 जुलाई 1950 को। कब हुई थी बेटा? 30 जुलाई 1950 को। और नेपाल का ऐसा कौन सा शासक था जो भारत की शरण में आया था? तो 1950 में नेपाल का ऐसा कौन सा शासक था जो भारत की शरण में आया था? तो 1950 में नेपाल का एक ऐसा शासक था जिसका नाम था शमशेर बहादुर। क्या नाम था? शमशेर बहादुर। ध्यान देना, शमशेर बहादुर 1950 में भारत की शरण में आया था। और दोनों के बीच, भारत और नेपाल के बीच 30 जुलाई 1925 को एक ऐतिहासिक मशहूर संधि हुई थी। और वह संधि कब हुई थी? 30 जुलाई 1950 को। और नेपाल में राणाशाही का विरोध और भारत की भूमिका, और 1950 में नेपाल में जो राणाशाही शासन चलता था उससे मुक्ति के प्रयास हुए और अंत में भारत के सहयोग से ही नेपाल में राणाशाही का अंत हुआ। नेपाल के महाराजा त्रिभुवन वास्तविक शासक बने तथा लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो लोकतंत्र की जब स्थापना हुई तो नेपाल के वास्तविक शासक कौन बने थे? त्रिभुवन। राणाशाही का अंत हो गया। नेपाल में राणाशाही का क्या हो गया? अंत हो गया और स्थापना हो गई लोकतंत्र की। और लोकतंत्र की जब स्थापना हुई थी नेपाल में, तो उस समय नेपाल में जो वास्तविक शासक बनाए गए थे, राजा बनाए गए थे, वो थे महाराज त्रिभुवन। क्या नाम था जिनका? महाराज त्रिभुवन। जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, कहां पर है? नेपाल में। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना। आगे देखिए कि भारत की सहायता से नेपाल सन 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बन गया। देखिए बेटा, जिस तरह से भारत ने चीन को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दिलवाई थी, उसी तरह से भारत ने नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना दिया? सदस्य बना दिया। तो 1953 में नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। किसका सदस्य बन गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेपाली मामलों में चीन की रुचि और भारत नेपाल संबंधों में क्या हो गया? संशय। कि 1959 में चीन एवं नेपाल के मध्य एवरेस्ट पर्वत शिखर के बारे में एक समझौता हुआ जिसमें भारत की कड़ी आलोचना हुई थी माउंट एवरेस्ट को लेकर। कोइराला मंत्रिमंडल के भंग होने के बाद नेपाल के नेताओं ने भारत में नेपाल जन आंदोलन को संचालित किया और नेपाल में यह समझा गया कि भारत में नेपाल नरेश विरोधी कार्य को सहारा दिया जा रहा है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान नेपाल में तटस्थता की नीति अपनाई। 23 सितंबर 1964 को, ध्यान देना बेटा, 23 सितंबर 1964 को देखिए संबंधों की पुनर्स्थापना। जो संबंधों में जो कटास आई थी उनकी पुनर्स्थापना। तो संबंधों की पुनर्स्थापना, ध्यान देना, 23 सितंबर
1964 को नेपाल के कस्बे, ध्यान देना, नेपाल के कस्बे सगोली से नेपाल में अखोरा घाटी के बीच 128 मील लंबी सड़क बनाने के लिए भारत ने एक समझौता किया और इसके अतिरिक्त भारतीय सीमा में रक्सौल को जोड़ने वाली एक अन्य सड़क कोसी योजना बनी। इसके बाद दोनों में अनेक समझौते हो गए। कब हुए थे? 23 सितंबर 1964 को भारत और नेपाल के बीच भी क्या हो गए? समझौते हुए। वह भारत और नेपाल में आर्थिक तकनीकी संबंध भी बनाए गए हैं। ध्यान देना, भारत नेपाल में आर्थिक व तकनीकी संबंध कौन कौन से हैं? देवी घाट, त्रिशूल, कर्णाली, पंचेश्वर जल विद्युत योजनाएं, त्रिभुवन गणपत काठमांडू त्रिशूली मार्ग, त्रिभुवन हवाई अड्डा, काठमांडू रक्सिल टेलीफोन संयंत्र। इसके अतिरिक्त भी बेटा चीनी कागज, सीमेंट उद्योग आदि पर भी रेल लाइनों पर नवीनीकरण में सहायता की है नेपाल की भारत ने। 1950 में द्विपक्षीय संधि की समाप्ति। 1989 में भारत नेपाल के साथ व्यापार और पारगमन संधि की अवधि पूरी हो जाने पर उसका नवीनीकरण करने से मना कर दिया गया। भारत और नेपाल के मध्य जो मतभेद है बेटा, वो प्रमुख मतभेद इस प्रकार है, देखिए। भारत और नेपाल के मध्य जो मतभेद हैं, भारत और नेपाल के मध्य मतभेद। अब वो मतभेद कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है नेपाल का स्वयं को शांति क्षेत्र घोषित करने का दबाव। नेपाल का स्वयं का शांति क्षेत्र घोषित करने का दबाव। पहला पॉइंट कि भारत और नेपाल के मध्य। दूसरा है राज परिवार की हत्या और आपातकाल। राज परिवार की हत्या और आपातकाल। तीसरा है नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। कौन सा है बेटा? नेपाल में लोकतंत्र की। ये पॉइंट आप तीनों उतार लीजिएगा कि नेपाल और भारत के मध्य मतभेद कौन कौन से हैं। तो देखिए, नेपाल और भारत के मध्य नेपाल का स्वयं को शांति क्षेत्र घोषित करने का दबाव, राज परिवार की हत्या और आपातकाल, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना। तो नेपाल में 11 वर्षों से चला आ रहा माओवादियों का संघर्ष 21 नवंबर 2006 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है ना। और 21 नवंबर 2006 को समाप्त हो गया जब राजनीतिक दलों की आंतरिक सरकार के साथ माओवादियों ने समग्र शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। और 28 मई 2008 को, कब बेटा? 28 मई 2008 को नेपाल में राजशाही समाप्त हो गई और नेपाल में क्या बन गया? संविधान बन गया। तो नेपाल में संविधान कब बना है? 2008 में। ध्यान रह जाएगा ना। आगे देखिए, तो 28 मई 2008 को नेपाल में राजशाही समाप्त हो गई और नवनिर्वाचित संविधान सभा ने देश की धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लेकिन नेपाल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल होने के बाद से राजनीतिक अस्थिरता का नया दौर प्रारंभ हो गया। नए नेपाली संविधान में मधेसी समुदाय को दोयम दर्जे की नागरिकता देने के कारण नेपाल में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक पॉइंट आता है मधेसी, ठीक है ना। कई बार पूछा भी जाता है कि मधेसी आंदोलन क्या है या मधेसी समुदाय क्या है। तो देखिए, मधेसी समुदाय बताता हूं आपको किताब के माध्यम से मधेसी समुदाय के बारे में कि मधेसी समुदाय क्या है। तो देखिए बेटा कि नेपाल के नेताओं में नए संविधान में मधेसी लोग थे जो पहाड़ियों में रहते थे, न्याय संगत मांगों को स्थान नहीं दिया। मधेसी यानी नेपाल की पहाड़ियों और बिहार उत्तर प्रदेश के मैदान के बीच पड़ने वाला तराई का मध्य क्षेत्र। मधेसी नेपाल और बिहार यूपी के मध्य जो तराई का क्षेत्र पड़ता था वो मधेसियों का क्षेत्र होता था और नेपाल के सत्ताधारियों ने मधेसियों के साथ भेदभाव किया। नए संविधान में पहाड़ी नेताओं ने जनसंख्या की तर्क की उपेक्षा करते हुए संसद में अपने बहुमत को सुनिश्चित कर लिया। फलतः नेताओं के आर पार की लड़ाई छेड़ दी और यही क्या था बेटा?
मधेसी समुदाय का आंदोलन था। और मधेसी समुदाय या भारत नेपाल के कुछ संबंधों की बात है जो मैं आपको किताब के माध्यम से समझाता हूँ। अभी देखिए बेटा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3-4 अगस्त 2014 को नेपाल की सद्भावना यात्रा की। 25 अगस्त 2015 को नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन मंत्री अभियान के अंतर्गत तत्काल सहायता दी। नेपाल की भावी रणनीति, नेपाल ने भारतीय सीमा पर हुई आर्थिक नाकेबंदी से सबक लेकर चीन से निकटता स्थापित करना चाहिए और चीन से तिब्बत से होते हुए चीन ने रेल लाइनों का आग्रह किया और 20 मार्च 2016 को चीन उस पर सहमत हो गया। साथ ही नेपाल ने 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार भारत नेपाल संबंध भविष्य की, ठीक है बेटा, इमारत की स्थापना कर रहे हैं। भारत और नेपाल के मध्य मशीर संधि 30 जुलाई 1950 को हुई थी। 30 जुलाई 1950 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है बोर्ड क्लास में, भारत और नेपाल के मध्य मशहूर संधि कब हुई थी। फिर आता है कि आधुनिक नेपाल का संस्थापक किसे माना जाता है, तो पृथ्वी नारायण शाह को आधुनिक नेपाल का संस्थापक माना जाता है। फिर पूछता है कि ये कि नेपाल 1959 में नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला ने चीन की यात्रा की और चाउ एन लाई को पुनः नेपाल आने के लिए आमंत्रित किया। चीन एवं नेपाल के मध्य एवरेस्ट पर्वत शिखर के बारे में एक समझौता हुआ जिसकी भारत में कड़ी आलोचना भी हुई थी। और बेटा इसी के साथ मधेसियों को न्याय संगत मांगों को स्थान नहीं दिया गया। मधेसी जो नेपाल की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में जो लोग बसे हुए होते थे ना, वो लोग क्या कहलाते थे, मधेसी कहलाते थे। अर्थात मवेशियों को जो चराते थे, पशुओं को जो चराते थे, उन लोगों को ही मधेसी कहा जाता था। और इसी के साथ खंड ब की इकाई 4 का अध्याय 3 आज हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अध्याय 4 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा आप लोग ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, भारत चीन, भारत पाकिस्तान और भारत नेपाल संबंधों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आगे जो अध्ययन करेंगे वो सार्क और आसियान से संबंधित होगा।